आप जिस एरिया से आते हैं, जिस रीजन से आते हैं, वहाँ भी एक लॉ एंड ऑर्डर को एक ख़ास समुदाय कह लीजिए उससे जोड़ कर देखा जाता है। आप उसको कैसे लेकर चलते हैं, उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप उस एरिया की आप क़यादत करते हैं। आपका नेशनल चैनल है जी, और आपने जो सवाल रखा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूरब में आखिरी कोण पर एक पुराना ज़िला गाज़ीपुर है। बलिया पहले ज़िला नहीं था, गाज़ीपुर की एक तहसील था। जी, 1891 में बलिया अलग एक ज़िला बना, प्राचीन ज़िला है। जी, और इस ज़िले का ये इतिहास रहा है कि इस ज़िले ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा किया। हमें फ़ख्र होता है अपने उन बुज़ुर्गों के इतिहास को पढ़ कर के। जब मुल्क तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्वांचल का वो इलाका गाज़ीपुर और बलिया, उसमें भी ख़ास तौर से मोहम्मदाबाद तहसील और बलिया और बैरिया का इलाका, अब पूरा बलिया, ये तो 1942 में ही ब्रिटिश हुकूमत के झंडे कलेक्ट्रेट से, तहसीलों से उतार कर जला दिए गए और तिरंगा लहरा दिया गया था। 13 दिन तक उस क्षेत्र के बागियों ने अपनी बगावत की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत को ठप कर दिया था। 13 दिन बाद दोबारा फौजें गई हैं और फिर दमन हुआ है। बहुत से लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। हमारे कस्बा मोहम्मदाबाद में 8 लोग डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में तहसील पर झंडा फहराते हुए गोलियों का शिकार हुए। बैरिया में बहुत सी जगह पर अंग्रेज़ों ने कत्लेआम किया, नंदगंज में, सैदपुर में, ज़मानिया में। तो उस क्षेत्र में हमेशा जुल्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा हुआ है। जी, अब ब्रिटिश हुकूमत के पतन के बाद भी, चूँकि वो क्षेत्र बड़े बड़े सामंतवादियों का क्षेत्र था, ज़मींदारों का क्षेत्र था, तो वहाँ एक तरफ बड़े ज़मींदार, मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन अपनी ताकत के नशे में वो समाज के कमज़ोर और गरीब तबके को आज भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देना चाहते थे। उस दौर में भी उस ज़मीन पर एक लीडर पैदा हुआ जिसे लोग सरजू पांडे के नाम से जानते हैं, कॉमरेड सरजू पांडे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे हैं। वो एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसके पीछे तमाम गरीब तबके के लोग मुत्तहिद होकर उसके साथ खड़े हुए और सामंतवादी जोर, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। गरीबों को समाज में प्रतिष्ठा के साथ, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दो, इस सवाल को लेकर के। अब गाज़ीपुर में आज सरजू पांडे नहीं है। मैं सरजू पांडे का एक शिष्य हूँ। मैंने अपनी सियासत 1975 से शुरू की, जब इमरजेंसी का ज़माना था। जी, 76 में मैंने MA पास कर लिया था। तो कॉमरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में ही उस क्षेत्र में जो तमाम इस तरह की वर्चस्व के आधार पर गरीबों पर जुल्म ज़्यादती की घटनाएं होती थी, उसमें हम लोग गरीबों के पक्ष में खड़े होते रहे। वहाँ सांप्रदायिक माहौल नहीं है। जी, ये नमूना है सारे हिंदुस्तान के लिए। गाज़ीपुर एक नमूना है, एक उदाहरण है, और गाज़ीपुर का इतिहास एक नमूना और एक उदाहरण है सारे हिंदुस्तान के लिए मिल्लत के सवाल पर। वहाँ 90% गैर मुस्लिम हैं, हमारे हम वतन भाई। अब आप समझ लीजिए, सारे नैरेटिव बनाने के बाद भी लगभग 50 साल से मैं सियासत में हूँ। 5 बार विधानसभा का सदस्य रहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का। 3री बार लोकसभा का सदस्य हूँ। मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी बगल में ही मऊ ज़िले से 5 बार विधानसभा का सदस्य रहा। मेरे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी साहब भी उसी मोहम्मदाबाद से, जब मैं MP हो गया तो वो विधायक रहे। आज उनका बेटा शुएब उर्फ मन्नू अंसारी उसी सीट पर विधायक है, और मुख्तार का बेटा उसी सीट पर मऊ सदर विधानसभा से आज वो विधायक है। उस क्षेत्र में अवाम में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर
नफरत फैलाने में ये ताकतें सफल नहीं हुई हैं। हाँ, अब इनको सफल करने के लिए ये ज़रूर कोशिश हो रही है, जब एक जगह कुछ होता है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ जाती है। हमारे बाएं हाथ पर बाजू पर गोरखपुर है, गोरखपुर मंडल है, और हमारे दाएं बाजू पर बनारस है। जाहिर सी बात है, गोरखपुर का जो उनकी अपनी भूमि है, कर्म भूमि है योगी आदित्यनाथ की, और जो बनारस है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म भूमि है, और बीच में ये गाज़ीपुर का इलाका है। लेकिन इस क्षेत्र में चाहे गाज़ीपुर हो या बलिया हो या मऊ हो या आजमगढ़ हो या जौनपुर हो, अंबेडकर नगर, ये पूरी बेल्ट, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये पूरी बेल्ट माइनॉरिटी के वोटों की तादाद कहीं भी किसी जगह भी 15% से ज़्यादा नहीं है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर आप उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो छठे राउंड की गिनती गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल की 14 सीटों पर जो हुई, उसमें 4 सीटें बीजेपी के खाते में और 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। अंतिम राउंड जो 7वें राउंड की गणना हुई, जो वाराणसी मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, इसकी गणना जो 13 सीटों की हुई, इसका नतीजा आया 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 10 सीट समाजवादी, यानी 27 सीटों में 20 और 7 का ये मुकाबला रहा। वहाँ मुस्लिम वोट इस बेस हैसियत में नहीं है कि जिसे चाहें जिता लें, लेकिन वहाँ के तादाद में कम होने के बावजूद मुसलमान वो समाज में अपने जो हमवतन भाई हैं उन सबसे मिलजुल करके इस तरह से रम गए हैं कि उनका साथ देते भी हैं और उनसे साथ लेते भी हैं। तब ना हमारे जैसे 10% वाला प्रधानी का चुनाव अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई जीत के दिखा दे, और एक बार हो जाएगा, हो सकता है इतनी बार हम ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हम कोई इतिहास लिखने वाले नहीं हैं, मेरे पूर्वज में हैं डॉक्टर फरीदुल हक अंसारी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं। हमसे पहले की पीढ़ी में रहे डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी, 2 राज्यसभा के भी एमपी रहे, लोकसभा के भी एमपी रहे। क्षेत्र में इस फैमिली को, चूंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में घर की महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक सबने उस आंदोलन में अपना किरदार अदा किया। 12 लोग हैं जो जेल गए, यातनाएं सही, सजाएं भुगती, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म झेले, लेकिन मुल्क को आज़ाद करा करके ही चैन लिए। तो वहाँ ये फिजा नहीं बन पाई आज तक। आपकी फैमिली की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ ये फिजा जो मजहब के नाम पर दीवार खड़ा करने वाली है, माफ़ कीजिएगा, नहीं बन पाई। वहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं और बड़े बड़े शिवालय हैं और बड़े बड़े संत महात्मा, तमाम लोगों की यहाँ उनके मठों में मैं स्वयं जाता हूँ। जो ओवरऑल जो हालात है और मैं या उत्तर प्रदेश के, जी, क्या उससे आपको तकलीफ होती है? हाँ? उससे आपको तकलीफ होती है? किस चीज से? जो माहौल जिस तरह से बदला जा रहा है, जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जहां भी नासमझी से काम लिया जाएगा जी, 1 मिनट में कोई कहता है कि भाई हम कब तक दरी बिछाते रहेंगे, हम खुद क़यादत, कौन क़यादत करेगा? एक क़यादत करने के लिए खड़े हो गए वो मुर्शिदाबाद से जो साहब, अब उनका इतिहास आपको पता हो या ना पता हो जी, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं अबू ताहिर साहब जी। 2019 में उसी मुर्शिदाबाद सीट पर वो 17वीं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए और इस बार भी 18वीं लोकसभा में वही अबू ताहिर साहब हैं। तो जब वो लड़ रहे थे तो उनके अगेंस्ट बीजेपी कैंडिडेट यही हजरत थे। ये हुमायूं कबीर साहब को बात समझ में नहीं आती, नाम तो इनका हुमायूं है जी। कितने आदमी इस धोखे में भी आ सकते हैं, लगता है कि बाबर की औलादों में भी तो हुमायूं था, उसी नस्ल से हैं क्या ये चल रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं मीडिया के भाई हुमायूं को छुपाने लगे, अब कबीर 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 कहने लगे। कोई कबीर इस तरह से समाज में
नफरत फैलाने की नीयत से, और इस तरह से मस्जिद कहाँ नहीं बन रही है। गांव गांव में हर जगह जहां पुरानी मस्जिदों की नई तामीर की जा रही है, मरम्मत की जा रही है, नई मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं इस मुल्क में, एक दो। लेकिन ये क्यों? इसलिए कि हम उनके लगाई गई आग में घी डालेंगे ताकि उनको फायदा पहुंचे। तो आपको क्या लग रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं कि वो उनके साथ लग जाएंगे? हमें उम्मीद है कि रह नहीं जाएगा कोई, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। उनकी फितरत को, उनके तरीक़े को, उनके बारे में सब मालूम होने लगा और छपने लगा। एक्चुअली हमारी भी कोशिश यही है। के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, वो तृणमूल से कांग्रेस पार्टी से भी जीत चुके हैं और तृणमूल में जाकर के मंत्री भी बन चुके हैं। उनके सारे किरदार धीरे धीरे सामने आते हैं। हमारी कोशिश यही है, कम से कम एक चीज तो नहीं है जी कि वो मुस्लिम रहनुमा अपने आप को तो कहने की स्थिति में नहीं। हम लोग यही जिक्र कर रहे थे अभी। अगर उनको बहुत मुगलों के खानदान से उनका ताल्लुक है, तब भी उनको बाबर की जगह औरंगजेब के नाम पे मस्जिद बनाते तो बात समझ में आती कि बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि उस राजशाही के दौर में भी एक ऐसा राजा उस मुगल काल के तख्त पे बैठा था जो सरकार के ख़जाने से भी अपनी तनख्वाह नहीं निकालता था। वो खुद टोपी सीता था, तस्बीह बनाता था और तमाम तरह की कुरान की तफसीर लिखते थे और उसके पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। तो उनको कई लोग, बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो वली थे। अगर उनका भी नाम रहा होता तब भी एक समझ में आता कि ये कुछ सोच समझ के, इबादत तो अल्लाह की होगी मस्जिद में जी, तो बाबर नाम क्या करेगा वहाँ? बिल्कुल नहीं। दरअसल इन पूरे इश्यूज़ में उनको ये लग रहा था कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि नेशनल लेवल पे हो या किसी भी स्टेट लेवल पे मुसलमानों की क़यादत है नहीं, कोई नेता है नहीं। उनको लगा कि इस जगह को फिल किया जाए और बाबरी का इशू उठाया जाए, कुछ मुसलमान जज्बाती हैं, पीछे आ जाएंगे और फिर उनके पीछे चल पड़ेंगे। चूंकि ये उनको ऐसा लग रहा था। पिछली बार बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे बंगाल में ध्वस्त हो गए और रॉयल बंगाल टाइग्रेस है, वहाँ की जो लीडर है ममता बनर्जी, उसने इनके सारे चौकड़ी को नाकाम बना के हैं। और वहाँ जो नारा दिया कि एक उन्हें खेला हो बे, तो उसने खेला करके बंगाल में दिखा दिया, पूरी तरह से हारे। अब ये हर अपने हथकंडे अपना चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों को ला के आगे किया जा रहा है कि इन लोगों के जरिए समाज को बांटा जाए। नफरत फैलेगी तो फायदा किसको होगा? और ये मैं नहीं समझता हूँ, कम से कम हम लोगों से तो बेहतर सियासी समझ रखते हैं बंगाल के लोग। पिछले इलेक्शन में वहाँ कई लोग गए थे किस्मत आजमाने, लेकिन खाता नहीं खुला था। हाँ, अगले साल इलेक्शन भी है वहाँ पे, SIR का भी इशू है वहाँ भी और उत्तर प्रदेश में भी। और आपने जैसा पहले कहा था, मैंने आपके बयान देखे हैं कि 4 करोड़ आपने गालिबन कहा था शायद कि वोटर्स जो है वो आउट हो जाएंगे। अब तो वही योगी जी कह रहे हैं। अब योगी जी वही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों अखिलेश अब यादव नहीं कह रहे हैं, या रिपोर्ट आ गई या मेरी सुनी हुई कह रहे हैं। लेकिन जब अभी ये पता नहीं चला था कि कितना, अंदाज मैंने लगा लिया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में ज़मीन पे कि ट्रेनिंग दी गई है इनके लोगों को। इन्होंने अपने लोगों को, आज का भाषण हम खुद सुने हैं, अभी दे देंगे आपको। खुद योगी जी तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो 4 करोड़ कट रहा है, जो 16 करोड़ से 12 करोड़ पे आ रहा, इसमें 85% हमारे लोग हैं। वो तस्लीम है उनको। कह के तो शुरू किया था आपने कि हमको घुसपैठियों को निकालना है। उस लिस्ट में घुसपैठियों के जो नाम हैं, बोला गया सदन में कि अब घुसपैठिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, घुसपैठियों को भी बेनकाब करो, लेकिन संविधान में अगर एक वोट देने का अधिकार है तो सबके लिए है ना, राजा के लिए भी, रानी के लिए भी। तो जो लोग इस मक्कारी, इस चालाकी, इस धोखे, इस फरेब के साथ कि संविधान को हम धोखा दें, अपना नाम 4-4 जगह वोटर लिस्ट में रखे थे, हम तो चाहते हैं कि उनको देश निकाला मत दो, कम से कम उनका टीवी में, अखबारों में फोटो और नाम छपवा दो। ये कौन है 4 करोड़ लोग, ताकि देश देख ले कि रोहिंग्या वाले हैं कि बांग्लादेशी हैं कि पाकिस्तानी हैं कि अफगानी हैं, कि इन्हीं के आंगन में खेलने, कूदने, फलने, फूलने वाले लोग हैं जिनके नाम खुद डिलीट हो रहे हैं। और इसलिए डिलीट हो रहे हैं कि ये अब फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। हमने इनमें से कई लोगों से बात होती है, हमने पूछा
वो 5 जगह खुद ही वोटर थे। उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम तो कनवान गांव में था। कितने लोग थे? बोला 13 हमारे घर में थे। और मैं मोहम्मदाबाद कस्बे में भी मेरी दुकानें हैं, मैंने वहाँ भी वो 13 नाम रखे थे। और मेरा एक बेटा रहता है गाज़ीपुर में, वो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़वाता है अपने, तो उसने 13 नाम वहाँ पे गाज़ीपुर में भी रखे थे। और कहाँ भाई? तो और तो कानपुर में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर वो 13 नाम जो गांव में थे, कस्बे में थे, शहर में थे, वो कानपुर में भी हैं। सवाल इस चीज़ का है कि अब क्यों नहीं बढ़वा रहे हो? सब लोग तो कह रहे हैं। वो कह रहा भैया, जब आजम खां 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है अब्दुल्ला आजम को, आजम खां साहब को, 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड या किसी भी तरह की इस तरह की 2 डेट ऑफ बर्थ, तो अगर हम भी 2 वोटर आईडी बनवा लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? कह तो रहे लोग, नेता लोग घर आ रहे हैं और कह रहे कि फर्म भरिए, गांव में भी रहिए, कस्बे में भी भरिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। हमने कह दिया अधिकारियों को, उनकी हिम्मत है, बोलेंगे नहीं। लेकिन अब वोटर समझ गया है कि हम अपनी आकबत खत्म नहीं करेंगे। ये कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, सब पकड़ लिया जाएगा। एक मंत्रा इधर उधर करने वाले भी पकड़ जाएंगे। और सारे BLO जो चुनाव आयोग की तरफ लगाए गए हैं वो, और मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर उन्होंने जो अपने BLO तैयार किए हैं उनको फुल ट्रेंड किया है। अभी तक तो काम कोई छूट न जाए वोटर, जायज वोटर इस ड्यूटी को निभाया, और अब इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। कोई नाजायज उसमें नाम डाल न ले, अगर डाले तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ये चल रहा, इसलिए घबराहट है। अब एक विधानसभा में जो सबसे कम कटा है वो 50,000, 60,000, 70,000 कटा है। जिस मोहम्मदाबाद का मैं जिक्र कर रहा था, 77,000 वोट एक विधानसभा में कटा है। और योगी जी खुद कह रहे हैं 85% वोट हम लोगों के कट रहे हैं।